दोस्तों, आलोक लॉ क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। आईपीसी के चैप्टर 11 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें मैंने कल आपको दो धाराएं बताई थी। मिथ्या साक्ष्य देना धारा 191 और मिथ्या साक्ष्य गणना धारा 192। ये दो धाराओं के बेसिस पर ही पूरा चैप्टर टिका है। ठीक है। उसमें दंड का प्रावधान इन दोनों धाराओं में नहीं दिया था। दंड के बारे में मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गणना, इसका तो जो दंड है उनको धारा 195 193 से लेकर 195 तक में दिया है। ये तीन धाराओं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। धारा 193 से 195 में जो दंड का प्रावधान है वो दोनों के लिए अर्थात मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गणना, उन दोनों के लिए एक साथ बताया गया है। दंड को जो कैटेगराइज किया गया है उसके लिए उन्होंने अपराध की गंभीरता को देखा है। उसके बेसिस पर ही इन दंड का विभाजन किया है। तो हम धारा पे आते हैं। धारा 193 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान करती है। मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान मतलब मिथ्या साक्ष्य देना भी इसी में आएगा, मिथ्या साक्ष्य गणना भी इसी में आएगा। धारा में लिखा है कि कोई व्यक्ति साक्ष्य क्या काम करता है? साक्ष्य किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में, इंपॉर्टेंट टर्म है न्यायिक कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में। तो कोई व्यक्ति साक्ष्य, पहला पॉइंट आया, साक्ष्य इंटेंशनली कर रहा है। क्या कर रहा है? किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में साक्ष्य देगा या फिर न्यायिक कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में ऐसे साक्ष्य को उपयोग में लाया जाए, इसके लिए मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? या तो वो न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य दे या फिर न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य उपयोग में लिया जाए, इसलिए मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा। यही बात कल हमने की थी। ठीक है ना? तो एक अगर ऐसा करेगा तो उसके लिए 7 वर्ष तक का किसी भांति कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। और जुर्माना, ठीक है। नहीं बताया किस अपराध के लिए क्या, सिंपल सी बात है। एक इंपॉर्टेंट टर्म आई, न्यायिक कार्यवाही के किसी भी प्रकरण में अगर ऐसा करता है तो। आगे सुनिए, ये अन्य मामले में अगर वो कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही नहीं है, न्यायिक कार्यवाही से अन्यथा कहीं कोई कार्यवाही है, तो उसके लिए 3 वर्ष का किसी भांति कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस धारा के अंदर इतनी सी बात जो हमने पढ़ी थी उसमें मैंने आपका ध्यान दिलाया न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में। एक्चुअली जो न्यायिक कार्यवाही है उसे हम क्या माने? कई जगह पे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये न्यायिक कार्यवाही में आएगा कि नहीं आएगा। जैसे इन्वेस्टिगेशन जनरली न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने से पूर्व किया जाता है, तो उसे न्यायिक कार्यवाही में शामिल मानेंगे कि नहीं मानेंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें सामने आती हैं। तो इस धारा में इसीलिए इन डाउट को क्लियर करने के लिए उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिए, कुछ स्पष्टीकरण दिए हैं। 3 स्पष्टीकरणों की बात करती है धारा। सबसे पहले स्पष्टीकरण बताती है कि सेना न्यायालय के समक्ष अगर कोई कार्यवाही चल रही है, सेना न्यायालय के समक्ष जो भी कार्रवाई चल रही है उसको हम न्यायिक कार्रवाई मानेंगे। क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरी बात आती है स्पष्टीकरण 2 में। स्पष्टीकरण 2 में कहते हैं कि न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था आपसे, न्यायालय में कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व अन्वेषण कराया जाता है। अन्वेषण जो होता है उसको भी न्यायिक कार्यवाही का प्रक्रम माना जाएगा। वो भी न्यायिक कार्यवाही का प्रक्रम है, चाहे वो अन्वेषण न्यायालय के समक्ष न भी हुआ हो। ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है। करेक्ट? आपको बात समझ में आ गई। दूसरा स्पष्टीकरण भी क्लियर हो गया कि अगर न्यायालय के समक्ष कोई कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई है, उससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन है उसको भी हम क्या मानेंगे? न्यायिक कार्यवाही का प्रक्रम मानेंगे। इस पर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, साथ में एग्जाम्पल दिया दूसरे स्पष्टीकरण के साथ। बोला कि यह विनिश्चित करने के लिए कि जेड का विचारण न्यायालय के समक्ष किया जाए कि नहीं किया जाए, ठीक है, न्यायालय के समक्ष किया जाना चाहिए। इस बात को अविनिश्चित करने के प्रयोजन से ये क्या करता है? साक्ष्य देता है, और वो साक्ष्य जानते हुए देता है कि मिथ्या है। यहां उसने इस स्पष्टीकरण के अंतर्गत धारा 193 के अंतर्गत एक अपराध किया है। ठीक है। अब हम चलते हैं स्पष्टीकरण 3 की तरफ। स्पष्टीकरण 3 में उन्होंने लिखा कि न्यायालय द्वारा विधितः निर्दिष्ट या
न्यायालय के प्राधिकार के अधीन संचालित अन्वेषण। न्यायालय सबसे पहली बात क्या थी कि अगर विधि ने उसको प्राधिकृत किया है, विधितः निर्दिष्ट है, न्यायालय द्वारा विधितः निर्दिष्ट कोई अन्वेषण है, या फिर न्यायालय ने प्राधिकृत करके कोई अन्वेषण करवाया गया। अक्सर ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेशन की जब रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाती है 173 में, हम लोग पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाती है किसी अभियुक्त की कोर्ट में, तो क्या करता है न्यायालय पुलिस रिपोर्ट को देखता है। अगर उसे लगता है कि अभी इसमें और जांच की आवश्यकता है और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन करवाता है। यहाँ न्यायालय के प्राधिकार से ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ठीक है ना, और न्यायालय ने विधितः इस इन्वेस्टिगेशन को कराया है, इसलिए इसे भी न्यायिक कार्यवाही का प्रक्रम माना जाएगा। ठीक है, इसके साथ में एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल यह है कि संबंधित स्थान पर जाकर भूमि की सीमाओं का विनिश्चित करने के लिए न्यायालय ने एक ऑफिसर को प्रतिनियुक्त किया। न्यायालय ने एक ऑफिसर नियुक्त किया कि आप किसी जगह पर जाओ, किसी एक जगह बताई गई वहां जाओ और वहां उसकी सीमाओं का विनिश्चय करो। ठीक है, ए ने क्या किया, ए वहां पर शपथ पर कथन करता है और वो जानता है कि जो कथन वो कर रहा है वो मिथ्या है। ऐसी दशा में ये जो कार्यवाही की जा रही थी उसको हम न्यायिक कार्यवाही मानेंगे। न्यायिक कार्यवाही का प्रक्रम मानते हुए धारा 193 के अधीन उस ए को दंडित किया जाएगा। 193 बिल्कुल सिंपल सा सेक्शन है, क्लियर हो गया। अब 194 पे चलते हैं। 194 और 195 थोड़ा समझने की बात है। 194 और 195 में एक्चुअली उन्होंने मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने को ये सोचा कि पूरे आईपीसी के अंदर इतने अपराध हैं, अलग अलग कैटेगराइज करने की बजाय उन्होंने इन दो धाराओं में उसका वर्गीकरण कर दिया। धारा 194 कहता है कि मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषित कराया जाए, इस आशय से, इंटेंशन क्या है अभियुक्त का, कि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध के लिए दोषित कराया जाए, उसके लिए अगर मिथ्या साक्ष्य देगा अथवा गढ़ेगा तो दंड का प्रावधान 194 में है। ठीक है, अब धारा में एंटर करते हैं। इस सेक्शन में लिखा है कि जो कोई भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि इसलिए कहा गया, सिर्फ आईपीसी में ही मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है, हमारी कुछ विशेष स्थानीय विधियां भी होती हैं जहां मृत्युदंड का प्रावधान है। तो भारत में तत्समय का मतलब जब अपराध घटित हुआ, जब इसने मिथ्या साक्ष्य दिया या गढ़ा, उस समय पर जो तत्समय प्रवृत्त विधियां हैं, उन तत्समय प्रवृत्त विधियों में अगर किसी अपराध को मृत्युदंड से दंडनीय बनाया गया है और अभियुक्त क्या करता है, उससे किसी व्यक्ति को दोषित कराने के लिए साक्ष्य इंटेंशनली मिथ्या साक्ष्य देता है, ठीक है, तो उसे आजीवन कारावास से, देखिए दंड कठोर दंड, आजीवन कारावास से या कठिन कारावास जिसकी अवधि, समझना, आजीवन कारावास या कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक, ये अपराध तब और गंभीर हो जाता है जब हम इस धारा के नेक्स्ट पैराग्राफ में पहुंचते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने मिथ्या साक्ष्य दिया है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, उससे क्या हुआ, किसी को उसने दोषित कर दिया मृत्युदंड से और उस निर्दोष व्यक्ति को, और जो व्यक्ति इसको दोषित किया गया वो निर्दोष था, उसको फांसी हो गई। अगर उसे फांसी हो गई, किस वजह से फांसी हुई, क्योंकि अभियुक्त ने मिथ्या साक्ष्य दिया, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा, तो अपराध और गंभीर हो गया। ऐसी दशा में क्या किया जाए, तो लिखा है कि ऐसी दशा में उस व्यक्ति को जो मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, या तो मृत्युदंड दिया जाएगा, क्योंकि उसने किसी को फांसी दिलाई है तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, अथवा जो इसके ऊपर मैंने आपको बताया आजीवन कारावास 10 वर्ष की जो बात बताई थी, उस उपरोक्त दंड तक उसका जो दंड है उसे वर्धित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये धारा हो गई हमारी कौन सी, 194। अब हम आखिरी धारा में आते हैं। मैंने आपको कैटेगराइज कराया, मैंने आपको बताया कि मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के बारे में बात हो गई 194 में। अब कौन से अपराध बचे, अब बचा आजीवन कारावास और कारावास। तो धारा 195 कहती है कि आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषित कराने के आशय से अगर कोई व्यक्ति किसी इंटेंशनली साक्ष्य कोई मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, तो धारा 195 वहां यूज होगी। ठीक है ना, 194 195 में क्या रिलेशन है, 194 में हम मृत्युदंड से दंडनीय किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषित कराने के आशय से क्या कर रहा है, अभियुक्त
मिथ्या साक्ष्य दे रहा है या गढ़ रहा है। और 195 में क्या है? 195 में आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा। ठीक है, तो यहां भी वही बात आती है कि जो जिस अगर उसे आजीवन कारावास देना है या फिर कारावास, अच्छा कारावास को भी उन्होंने बताया। कारावास के बारे में कहा कि कारावास 7 वर्ष या उससे अधिक का कारावास, या तो आजीवन कारावास से दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो, या फिर कारावास कौन सा वाला, 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास के लिए मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा या मिथ्या साक्ष्य देगा। ठीक है, तो धारा 195 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। लेकिन आज ये जो दोष सिद्ध कराया गया है, उस दोष सिद्धि के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान और कारावास का प्रावधान तत्समय प्रवृत्त विधि के अंतर्गत प्रावधानित होना चाहिए। ठीक है ना, तभी तत्समय प्रवृत्त मैंने बता ही दिया आपको, उन विधियों के अंतर्गत जो अभी लागू हैं उसके अंतर्गत उसे आजीवन कारावास या कारावास से दंडित किया गया हो, दोष सिद्ध कराया हो, उसके लिए मिथ्या साक्ष्य दिया हो या गढ़ा हो। तो दंड का प्रावधान क्या है? तो लिखा है इसमें, उसे वैसे ही दंड से दंडित किया जाएगा जैसे वह व्यक्ति दंड के लिए दंडित होता अगर उस अपराध के लिए वह दोषित होता। अगर वो खुद उस अपराध को करता, दोषित होता, उसी दंड के लिए उसको दंडित किया जाएगा। यहाँ पे डकैती का से संबंधित एक एग्जाम्पल है, जिसमें क्योंकि डकैती के लिए आपको मालूम है आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। तो ऐसी दशा में अगर कोई व्यक्ति डकैती के लिए किसी अन्य व्यक्ति को दोषित करा देता है, तो उसे भी वही दंड दिया जाएगा जो डकैती की दोषसिद्धि के लिए होता है। ठीक है ना, कैसे कराएगा? मिथ्या साक्ष्य देकर अथवा मिथ्या साक्ष्य गढ़कर। ठीक है, तो ये 3 धाराएं मैंने आज आप डिस्कस की। क्लियरली धारा 193, 194, 195 आपको समझा दी गई है। आप इसे पढ़िए, समझिए, जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको बताऊंगा। थोड़े ये वीडियो बड़े बनेंगे क्योंकि सेक्शन बड़े हैं, समझाने में एक्सप्लेनेशन थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, आगे हम फिर एक नया ग्रुप ऑफ सेक्शन लेके आएंगे, उसे डिस्कस करेंगे। ओके।